आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इस चैप्टर के आज हम लोग सबसे अंतिम पड़ाव पर हैं। ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो नेशनलिज्म की आग थी ये निकलनी शुरू हुई थी फ्रांस से, और ये फ्रांस से निकलते हुए यूरोप के दूसरे देशों में ये आग फैलती जाती है, और जिन जिन देशों में ये आग फैलती है वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है, और वहाँ पे नेशन स्टेट का डिमांड होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है, वहाँ पे लिबर्टी आती है। वह देश अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगता है, अपने लिए पार्लियामेंट बनाने लगता है, और राजा की जो ऑटोक्रेसी थी, मतलब राजा की जो मनमानी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है या समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो नेशनलिज्म है अब बाल्कन एरिया में पहुंच जाता है। बाल्कन एरिया एक ऐसा एरिया है, ये लगभग 10-11 देशों का एक ग्रुप है। ये 10-11 देश हैं: रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्वेनिया, मोंटेनीग्रो। ये कुछ 10-11 देश हैं, और इन देशों में जो लोग रहते हैं इन सारे लोगों को कहा जाता है स्लाव्स। ये बाल्कन एरिया एशिया और यूरोप के लगभग बॉर्डर पर है, ठीक है। मतलब जहाँ पर यूरोप ख़त्म होता है और जहाँ से एशिया शुरू होता है वहाँ पर ये बाल्कन एरिया है, लेकिन ये यूरोप में है, ठीक है। ये बाल्कन एरिया है यूरोप में, लेकिन यूरोप के ठीक एकदम एज पर है, किनारे पर है, जहाँ से एशिया शुरू होता है। ये यहाँ पर पहुँचता है नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म जब यहाँ पहुँचता है तो फिर यहाँ भी वही सब कुछ होता है जो बाकी दूसरे जगह पर हुआ था। और तब यहाँ पर क्या होता है, आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हम लोग पेजेस को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, और लाइन बाय लाइन हम लोग क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इस मैटर का। उसके बाद जब ये पेजेस हम लोग पढ़ लेंगे, लास्ट टॉपिक जो है आपका, और उसके बाद हम इस पर अपनी एक समरी बताएंगे, हम इस पर एक एक्सप्लेनेशन देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे एक्सप्लेनेशंस को, ठीक है बच्चों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों से छूटे नहीं, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारा आज का टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म के ऊपर में हम लोग क्लास 9 से डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कम शक्तिशाली देश को अपने अधीन कर लेता है, उस पर नियंत्रण कर लेता है, उसको अपना गुलाम बना लेता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्पेरियलिज्म बोलते हैं इसे, ठीक है। और इम्पेरियलिज्म को हिंदी में बोला जाता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य को फैलाना, अपने साम्राज्य को बड़ा करना। और जब हम अपने साम्राज्य को फैला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो इसका अपने आप यह मतलब निकलता है कि हम किसी दूसरे के एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो इम्पेरियलिज्म एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक गलत सोच है, गलत आइडियोलॉजी है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर आते आते तक, 19th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1801 से लेकर के 1900 तक, और क्वार्टर का मतलब होता है उसका 1/4, यानी 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, ठीक है। 25 साल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक सेंचुरी होगा, 100 साल होगा। तो सबसे लास्ट वाला जो 25 साल है कि 1875 से लेकर के 1900 के बीच आते आते क्या होता है, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। तो जब यह सेंचुरी शुरू हो रही थी, यानी कि 1801 1802 वाला जो समय था, और उस समय में जो नेशनलिज्म था उसके अंदर जो जज्बा था और जो आइडियलिस्टिक यानी कि जो आदर्श था, जो लिबर्टी की बात करता था और डेमोक्रेसी की बात करता था, ये सारा का सारा जो सेंटिमेंट्स है नेशनलिज्म का, ये सब अब ख़त्म हो चुका था, फीका पड़ चुका था। मतलब नेशनलिज्म का जो इस सोच की जो आदर्श बात थी कि ये लिबर्टी और डेमोक्रेसी लाना चाहता था, ये सारी की सारी सेंटिमेंट्स अब इसमें ख़त्म हो चुकी थी नेशनलिज्म में। तो होता क्या है देखते हैं आगे। बट बिकेम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स, और अब ये क्या हो गया था, नैरो हो गया था। नैरो मतलब संकीर्ण। पहले जो ब्रॉड माइंडेड था, ये सारे लोगों को अधिकार चाहिए। क्रीड का मतलब होता है सेक्ट, या फिर इसका मतलब होता है पंथ। ये कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसा ग्रुप जो एक जैसे दिमाग के लोग होते हैं, उन्हें क्रीड बोला जाता है, ठीक है।
तो ये अब एक नैरो क्रीड हो चुका था और इसके लिमिटेड एंड्स थे, मतलब ये सीमित हो गया था, पहले व्यापक था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार। अब ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जो पहले क्या थे, जो नेशनलिस्ट थे वो क्रांतिकारी लोग थे और देश में लिबर्टी डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, लेकिन अब ये जो नेशनलिस्ट थे अब ये इनटॉलरेंट हो चुके थे। अब ये कुछ बर्दाश्त नहीं करते थे, दूसरे की विचारधारा को, दूसरे की बातों को सुनते नहीं थे और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। लिखा हुआ है एवर रेडी टू गो वार, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स, मेजर यूरोपियन पावर कहने का मतलब यूरोप के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया था, जर्मनी था, ब्रिटेन था और ऑस्ट्रिया था, इटली था, फ्रांस था। तो ये जो देश थे वास्तव में 19वीं सेंचुरी के लास्ट आते आते ये लोग बड़े पावरफुल हो चुके थे और इनके पावरफुल होने का कारण था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, मतलब यहाँ कल कारखानों से सामान बनता था और जो मास प्रोडक्शन होता था यहाँ पर, और मास प्रोडक्शन होने के चलते इनका बहुत बड़ा मुनाफा होता था। तो ये बड़े पावरफुल कंट्री हो चुके थे, ठीक है। तो इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर और इम्पेरियलिस्ट एम्स। तो अब ये लोग जो थे यूरोपियन पावर्स, जो पावरफुल कंट्री थे, ये लोग अब इम्पेरियलिस्ट हो चुके थे, मतलब अब ये नेशनलिज्म को छोड़कर अब इम्पेरियलिज्म के रास्ते पे चल चुके थे। इम्पेरियलिज्म का मतलब हमने आपको बताया कि अपने एरिया को फैलाना, दूसरे देशों पर कब्जा करना इम्पेरियलिस्ट होता है। तो जब इनके यहाँ पे नेशनलिज्म आ चुका था, ये नेशन स्टेट अब बन चुके थे, अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, यहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा था, ये खूब मुनाफा कमा रहे थे, खूब पावरफुल हो चुके थे। लेकिन अब इन देशों से निकल करके जिन दूसरे देशों में नेशनलिज्म पहुँच रहा था, तो वहाँ पर भी वो लोग नेशन स्टेट की मांग कर रहे थे। तो ये उनके देशों में नेशनलिज्म नहीं चाहते थे, ये अपने देशों में नेशनलिज्म चाहते थे, लेकिन दूसरे के देश में नेशनलिज्म नहीं चाहते थे, ये दूसरे के देश को कब्जा करना चाहते थे। तो जब आप दूसरे के देश को कब्जा करना चाहिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ आप अपने राजा से आज़ाद हुए, अपने राजा के खिलाफ क्रांति किए, उससे लड़े और अपने देश में डेमोक्रेसी लाएं, और अब आप चले दूसरे देश को अपना गुलाम बनाने के लिए, तो उसको भी तो आज़ादी चाहिए, उसको भी तो अपना पार्लियामेंट चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और आप उस पर कब्जा कर लीजिएगा तो फिर तब तो ये बड़ा अजीब बात हुआ। द मोस्ट सीरियस सोर्सेज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। जो नेशनलिज्म की जो आग है ये बाल्कन में पहुंचती है और 1871 आते आते वहाँ पर भी नेशनलिस्ट टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब वहाँ भी रेवोल्यूशन होने लगता है और वो लोग भी नेशन स्टेट की डिमांड करते हैं। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs। वास्तव में ये जो बाल्कन एरिया है ये 10-11 देशों का समूह है, जो अभी हम लोगों ने इन देशों का नाम लिया, और इन देशों में जो लोग रहते हैं उन्हें स्लाव्स बोला जाता था उन्हें। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। और ये जो बाल्कन देश थे इनमें से ज़्यादातर देश, ऑलमोस्ट समझिए कि सारे देश जो थे ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे। ये ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था जो इन सारे देशों को अपने कब्जे में रखा हुआ था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। अब ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में ये सारे 10-11 देश थे जिन्हें बाल्कन्स स्टेट बोला जाता था, और यहाँ पर नेशनलिज्म आती है, और जब यहाँ पे नेशनलिज्म आती है तो ये लोग भी अपनी आज़ादी की मांग करते हैं ऑटोमन एम्पायर से, और ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेशन के कगार पर पहुँच जाता है, मतलब टूटने के कगार पर पहुँच जाता है। मतलब अब लग रहा था कि ये देश इतना ज़ोर शोर से कर रहे थे अपनी आज़ादी की मांग कि ये अब ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हो जाएंगे। इस कारण से ये जो एरिया था, बाल्कन वाला एरिया, काफ़ी एक्सप्लोजिव हो चुका था, विस्फोटक हो चुका था। लग रहा था कि कब यहाँ पर कौन सा बड़ा घटना घट जाएगी। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with a very little success। ये बच्चों ऑटोमन एम्पायर भी जो ये देश था, ये देश भी बड़ा पावरफुल हुआ करता था पहले, लेकिन एक ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर कि ये जो था ऑटोमन एम्पायर,
ये यूरोप के बाकी देशों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाया। मतलब जैसे ब्रिटेन में जैसे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, ऑस्ट्रिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और यहाँ पर मास प्रोडक्शन हुआ और ये देश बड़े ताकतवर बन गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। लेकिन ऑटोमन एम्पायर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया। हालांकि ऑटोमन एम्पायर ने बहुत प्रयास किया अपने आप को मॉडर्न करने का, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, वहाँ पर कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी और ये यूरोप के जो पावरफुल देश थे उनसे पिछड़ता चला जा रहा था। One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence। और बारी बारी से वन बाई वन ये जो देश थे बाल्कन कंट्रीज जो इसके कब्जे में थे वो अब इससे आज़ाद होना चाहते थे और अपनी आज़ादी को डिक्लेयर करते जा रहे थे। यहाँ पर यह ध्यान देना है तो ये जो ऑटोमन एम्पायर है, ये ऑटोमन एम्पायर आज टर्की के नाम से जाना जाता है, आज इसे टर्की बोलते हैं। और यही ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की ये 10-11 देशों को अपने कब्जे में किए हुए था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टर्की ने इन बाल्कन स्टेट को अपने कब्जे में किया हुआ था। अब टर्की जो है वो एशिया में आता है और ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं ये यूरोप में आते हैं और दोनों एक ही जगह पर हैं। तो मतलब यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर ये एरिया आता है। द बाल्कन पीपुल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। अब ये जो बाल्कन पीपुल्स थे यानी बाल्कन स्टेट्स थे, जो बाल्कन लोग थे, ये लोग अपनी आज़ादी की मांग करने लगे और पॉलिटिकल राइट्स की मांग करने लगे। तो ये लोग अपनी डिमांड करने लगे कि हमारा इतिहास कुछ और है, हमारा कल्चर कुछ और है और हमारा टर्की से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और हम टर्की के कब्जे में नहीं रहेंगे। और ऐसे भी जो बाल्कन स्टेट्स थे वो क्रिश्चियन देश थे और ऑटोमन टर्की जो था वो मुस्लिम देश था। हेंस द रिबेलियस नेशनलाइट्स इन द बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। और इस तरीके से जो बाल्कन में जो नेशनलिज्म आया तो ये लोग अपना जो खोई हुई जो इनकी आज़ादी थी उसके लिए ये लोग स्ट्रगल करना शुरू कर दिए। एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलाइट्स struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict। तो ये बाल्कन देश जो थे, ये 10-11 देश आपस में ये सारे के सारे अपनी आज़ादी की मांग करने लगे और आज़ादी की मांग करने लगे और अपनी पहचान की बात करने लगे कि हमारा अलग पहचान है, हमारा टर्की से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और जिसके चलते ये एरिया बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया बन चुका था। द बाल्कन स्टेट्स वेर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। अब ये बाल्कन स्टेट्स जो एक तरफ टर्की से आज़ाद भी होना चाहते थे और साथ में एक दूसरे से जलते भी थे और ये एक दूसरे को हड़पना भी चाहते थे। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब मैटर और भी बिगड़ता चला जा रहा था। एक तो ऑटोमन टर्की से इन्हें आज़ादी चाहिए थी, दूसरी तरफ ऑटोमन टर्की इन पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा था, तीसरी तरफ ऑटोमन टर्की यूरोप के पावरफुल देशों से पिछड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। ये 3 कारण हो गए। अब चौथा कारण क्या था कि अब जो यूरोप के बड़े देश थे जैसे कि ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे भी इन 11 देशों पर अपना नज़र गड़ाए हुए थे कि ये जब टर्की से आज़ाद होगा ना तो इसको हम कब्जा कर लेंगे। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might। अब यहीं तक बात नहीं थी। ये जो यूरोप के जो पावरफुल देश थे जैसे कि रशिया, ब्रिटेन वगैरह, अब ये आपस में भी इनका बड़ा राइवलरी था। मतलब इनका आपस में कंपटीशन चलता था। ये एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हर चीज़ करने को तैयार थे, ठीक है। ये किसी के साथ साठगांठ कर लेते थे और किसी को पिछाड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मतलब इनका आपस में ही नहीं पड़ता था। These rivalries were very evident in the way of Balkans problem unfolded। और इनकी जो ये राइवलरी थी, इनका जो मतभेद था, ये साफ तौर पर बाल्कन में देखा जा रहा था। ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये वही देश हैं जो यूरोप के जो बड़े पावरफुल देश हुआ करते थे क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ऑन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो ये लोग इस चक्कर में थे कि बाल्कन एरिया पर मेरा कब्जा हो जाए, रसिया चाह रहा है कि उस पर मेरा कब्जा हो जाए, जर्मनी चाह रहा है कि मेरा कब्जा हो जाए, इंग्लैंड चाह रहा है कि मेरा कब्जा हो जाए, ऑस्ट्रिया चाह रहा है कि वो मेरा कब्जा हो जाए। और इन लोगों में एक दूसरे को शक की निगाह से भी देख रहे थे। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इसी तरीके से ऐसे ही करते करते 1914 आ गया
और ये लोग आपस में उलझ गए और उलझ करके इतना भयानक उलझे ये लोग कि ये लोग जब उलझे तो पूरी की पूरी दुनिया इसमें उलझ गई और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। नेशनलिज्म अलाइंड विद एम्पेरियलिज्म, आगे आगे नेशनलिज्म चल रहा था और उसके बगल में इम्पेरियलिज्म भी चलता गया। ठीक है, मतलब जो देश यूरोप के पावरफुल देश थे जहाँ पर नेशनलिज्म पहले आया था, अब वो इम्पेरियलिज्म की बात कर रहे थे। मतलब वो पहले उन्हें अपने ही राजा से आज़ादी चाहिए थी और अब वो दूसरे देश को गुलाम बनाना चाहते थे। तो ये नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म दोनों एक दूसरे का उल्टा है, आप बोल सकते हैं। लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, तो ये जो आगे आगे नेशनलिज्म चला और उसके बगल में कौन आ रहा था, इम्पेरियलिज्म आ रहा था, और नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म ने मिल करके यूरोप को 1914 में बर्बाद कर दिया। मतलब वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. अब 19th century आते आते क्या हुआ था कि ये यूरोप के जो बड़े पावरफुल देश थे जिन्हें यूरोपियन पावर्स बोला जाता है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सब हो गए। ये सब क्या किए थे कि 19th सेंचुरी आते आते में इन लोगों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बहुत सारे देशों को अपना कॉलोनी बना लिया था, मतलब उसके अधीन कर लिया था आपने। जैसे कि हम भारत के लोग जो थे ब्रिटेन के अधीन थे। अब ये जिन देशों को इन लोगों ने अपने अधीन किया था, अब उन देशों में भी क्या हुआ कि नेशनलिज्म चली गई। अब वो लोग भी अपनी आज़ादी की मांग करने लगे और इम्पेरियलिज्म का विरोध करने लगे। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism. ये जो गुलाम देश थे जो यूरोप के पावरफुल देशों के अधीन थे, यहाँ पर एंटी इम्पेरियल मूवमेंट शुरू हो गया। मतलब ये जो अमीर देशों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया। जैसे भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ अपने यहाँ पे आंदोलन छेड़ रखा था और जिन लोगों ने आंदोलन किया इन लोगों को नेशनलिस्ट बोला जाता था। ठीक है, हम लोग यानी हमारे भारत में नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कौन थे, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह वगैरह वगैरह लोग, इन लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ एक यहाँ पर आंदोलन छेड़ रखा था और ये लोग अपनी नेशन स्टेट्स की डिमांड करने लगे। जैसे वहाँ पर फ्रांस ने नेशन स्टेट का डिमांड किया था जब वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जर्मनी ने, इटली ने, इन लोगों ने नेशन स्टेट का डिमांड किया। उसी तरीके से भारत में भी नेशन स्टेट का डिमांड शुरू हो गया और अपने इंडिपेंडेंस का भी, कि हम आज़ाद होंगे और आज़ाद होकर के एक नेशन स्टेट्स बनेंगे। इसके लिए स्ट्रगल चलने लगा भारत में और भारत जैसे दूसरे देशों में, और यहाँ पर कलेक्टिव नेशनल यूनिटी का सेंस डेवलप होने लगा। मतलब हम भारत के सारे लोग जो हैं एक हैं। ठीक है, हमारा सारा का सारा देश के लोगों का कल्चर एक जैसा है, हम लोगों में कुछ तो कॉमन चीज़ है और हम लोग एकजुट हो गए और अपनी पहचान को डिफाइन करने लगे। जब नेशनलिज्म यहाँ पर पनपा तो यही नेशनलिज्म जो था यूरोप का इम्पेरियलिज्म के साथ में इसका कॉन्फ्रंटेशन हुआ, मतलब इसका आमना सामना हुआ। मतलब यूरोप का इम्पेरियलिज्म और भारत का नेशनलिज्म दोनों आमने सामने आकर के खड़े हो गए। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेयर नाउ हियर रेप्लिकेटेड फॉर पीपुल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ऑन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। तो यह नेशनलिज्म का आइडिया जो कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूरोप से, और अब ये नेशनलिज्म पहुँच गया था कहाँ पर, तो उन देशों में जो देश गुलाम थे यूरोपियन पावर्स के। अब ये वही चीज़ जो यूरोप में नेशनलिज्म था उसी का रेप्लिकेशन, यानी समझिए कि उसी की फोटोकॉपी अब भारत में, या भारत जैसे देश जो गुलाम देश थे वहाँ पर अब नेशनलिज्म हो गया और यहाँ पर आंदोलन छिड़ने लगा। बट द आइडिया डेट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। अब जब भारत में ये नेशनलिज्म पहुँचा तो भारत के लोग अलग अलग, भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, भारत में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और अलग अलग एथनिसिटी के लोग भी रहते हैं। जैसे मराठवाड़ है, महाराष्ट्र जहाँ मराठी बोली जाती है, पंजाब है, बंगाल है, उड़िया है, ये सब एरियाज़ अलग अलग हैं और अलग अलग सोसाइटी के लोग नेशनलिज्म को अपने अलग अलग तरीके से इन लोगों ने डिफ़ाइन किया। तो अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन जरूर किया, लेकिन सब में एक कॉमन चीज़ ये थी कि सब नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे, यानी भारत को आज़ादी दिलाने की बात कर रहे थे। और जब भारत आज़ाद होगा तो भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और भारत की पार्लियामेंट होगी और वो सब चीज़ होगा जो एक नेशन स्टेट में होता है। ठीक, ये देखिए फिगर नंबर 20, ए मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। ये एक ऐसा मैप है जो सेलिब्रेट कर रहा है कि हाँ, ये ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में पूरी दुनिया जाने वाली है।
ठीक है। एट द टॉप एंजल्स आर शोइंग कैरिंग द बैनर्स ऑफ फ्रीडम। इस फिगर में सबसे ऊपर में देखिए एंजल्स यानी कि परी जो हैं, परियां जो हैं, आप एक बैनर ली हुई हैं जिसमें फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और फेडरेशन लिखा हुआ है। इन द फोरग्राउंड यानी कि जमीन पर आगे में दिखा रहा है कि ब्रिटानिया द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश नेशन। ये ब्रिटानिया जो है, ये औरत जो बैठी है ये ब्रिटानिया है, मतलब ब्रिटेन का जो राष्ट्र है उसका सिंबल है। इज द ट्रायम्फली सिटिंग ओवर द ग्लोब। ट्रायम्फली का मतलब होता है जीत, जीत होता है, विक्ट्री होती है, तो मतलब जीत की मुद्रा में कि हम जीते हुए हैं पूरी दुनिया को और ग्लोब पर बैठे हुए हैं। ग्लोब पर बैठने का ही मतलब कि पूरा ग्लोब मेरे कब्जे में है, ठीक है। द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, फॉरेस्ट, प्रिमिटिव पीपुल। और ये जो लोग आप देख रहे हैं कि ये हाथी है, ये आदमी बैठा हुआ है, ये ठीक है, ये आदिवासी लोग हैं, ये सब एरिया अफ्रीका के लोग हैं, मतलब ये अफ्रीका और इंडिया के लोग बनाया गया है, मतलब सब इनके कब्जे में आ चुके हैं, सब इनके अधीन आ चुके हैं। डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन नेशनल प्राइड। और इस तरीके से जो पूरी दुनिया पर ब्रिटेन का कब्जा है ये उसके लिए गर्व की बात है, मतलब ब्रिटेन अपना गर्व दिखा रहा है कि देखिए सारा चीज़, सारा दुनिया के लगभग सारे हिस्से को हमने अपने कब्जे में कर रखा है। तो बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, यानी कि 18th सेंचुरी के एकदम लास्ट में हुआ था। और यहाँ से नेशनलिज्म बाहर निकलती है, यूरोप के सारे देशों में पहुँचती है। ये पहुँचते पहुँचते जब बाल्कन एरियाज़ में पहुँचती है तो लगभग 100 साल का समय लग जाता है। और यहाँ पर ये लोग जो थे ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे। ऑटोमन एम्पायर जो था वो एक मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। आज ऑटोमन एम्पायर को टर्की के नाम से जाना जाता है, आज टर्की है ये, तो आप ऑटोमन टर्की बोल सकते हैं इसे। तो ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में ये 10-11 देश थे। और जब यहाँ पे नेशनलिज्म की आग भड़कती है तो फिर ये लोग भी अपनी आज़ादी की मांग करने लगते हैं कि हमें भी इस ऑटोमन एम्पायर से हमें आज़ाद होना है, हमारा भी इंडिपेंडेंट नेशन होगा, हमारा अपना एक अलग अलग नेशन स्टेट होगा, हम 10-11 लोग अपने अलग देश होंगे। ये इस तरह की डिमांड यहाँ पे होने लगती है, ठीक है। और ये मैटर इतना मतलब बहुत इंटेंस हो जाता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है, क्योंकि सारे देश रिवोल्ट कर रहे हैं टर्की से, ऑटोमन टर्की से आज़ाद होने के लिए। अब ऑटोमन टर्की क्या कर रहा है, उतना ही कंट्रोल बढ़ा रहा है कि नहीं हम तुमको आज़ाद नहीं करेंगे, तुमको पूरा कंट्रोल में रखेंगे। और ये 400-500 साल से उसके कब्जे में थे और वो आज आज़ाद होना चाहते थे जब वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग आई। बात समझ में आ रही है। अब ये जो 19th सेंचुरी में ये सब चीज़ हो रहा था, इसी समय में एक चीज़ और हो रहा था और वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था साथ में। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जो हाथ का काम है वो मशीन से हो रहा था। चारों तरफ कल खाने खुल रहे थे, कल कारखानों का ज़माना आ गया था। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, उसके बाद फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, ऑस्ट्रिया में, इन सब जगहों पे होने लगा। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिन देशों में, वो देश पावरफुल हो गए, क्योंकि वहाँ पर मास प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा सामान बनने लगा और उनका ज़्यादा सामान बिकने लगा पूरी दुनिया में, उससे उनको काफ़ी मुनाफा हुआ। और ये बड़े पावरफुल कंट्री तो पहले से ही पावरफुल थे, ये और ज़्यादा पावरफुल हो गए। लेकिन टर्की जो था इन लोगों के साथ में कंपटीशन नहीं कर पाया। टर्की में उतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया, टर्की में जो था रिफॉर्म्स उतना नहीं हो पाया। ये लोग मॉडर्न हो गए, जो जैसे ब्रिटेन था, जर्मनी था, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कल कारखाने खुले, ये लोग मॉडर्न होता चला गया। उस हिसाब से टर्की का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। तो टर्की इन देशों के साथ में पिछड़ रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसी समय ये बाल्कन कंट्रीज जो इनके कब्जे में हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं कि हमको आज़ाद होना है। पॉइंट नंबर 3, अब ये जितना रिवोल्ट कर रहे हैं आज़ाद होने के लिए टर्की से, टर्की उतना ही ज़्यादा कंट्रोल बढ़ा रहा है। चौथा पॉइंट ये है कि ये जो 10-11 देश बाल्कन कंट्री थे जो ऑटोमन टर्की से आज़ाद होना चाहते थे, ये आपस में भी नहीं पड़ता था इनका, ये आपस में भी जलते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये देश में एक सोचता था कि हम टर्की से आज़ाद होंगे ना, तो अपने वाले जो दूसरा वाला जो आज़ाद होगा हम उस पर अटैक कर देंगे, ठीक, मतलब दूसरे का एरिया हड़पने में लगे हुए थे। पॉइंट नंबर 5, अभी मैटर और बिगड़ना है कि अब जो यूरोप के बड़े पावर थे, बड़े पावरफुल देश थे, जैसे कि रशिया, ब्रिटेन, ये सब, ऑस्ट्रिया, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से हो चुका था, अब ये लोग अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए थे इन 10-11 में कि ये ऑटोमन टर्की से आज़ाद होगा ना तो इसको हम कब्जा कर लेंगे। छठा पॉइंट ये है कि अब ये जो मेजर पावरफुल देश थे यूरोप के, इनका भी आपस में कंपटीशन चलता था, राइवलरी थी एक दूसरे की। तो ये लोग सोचते थे कि उस पर हम कब्जा करें तो उसको हम काउंटर कर देंगे, वो उसको काउंटर करेगा, वो उसको काउंटर करेगा। इतना सारा मैटर पेचीदा हो गया था
कि ये एरिया पूरा एक्सप्लोजिव हो गया था, विस्फोटक हो गया था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरी दुनिया की नज़र इस एरिया पर, बाल्कन एरियाज़ पर पड़ी हुई थी। ये बाल्कन एरियाज़ के लोगों को स्लाव्स बोला जाता है, ठीक है। और इसी बीच में क्या हुआ कि एक कंट्री कोई दूसरा कंट्री से उलझ गया, तो दूसरे को बचाने के लिए तीसरा उतरा, तीसरे को बचाने के लिए चौथा उतरा, और ये सारे के सारे जो पावरफुल कंट्रीज थे, ऐसे आते आते 1914 आ गया और ये सारे के सारे आपस में उलझ बैठे, ठीक, और फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार बच्चों इतना भयानक हुआ कि इसमें पहली बार टैंक का यूज़ किया गया, पहली बार फाइटर प्लेन्स का यूज़ किया गया, ऊपर से बॉम्ब गिराए गए, इसमें बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, मतलब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ गई। मतलब सब लोग खून के प्यासे थे, किसी तरीके से किसी को हराना था। इतने लाखों में कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए बच्चों। तो ये नेशनलिज्म से कहानी हम लोग शुरू किए और नेशनलिज्म का नतीजा क्या निकला? फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस टॉपिक में एक दूसरा पक्ष भी है और वो है एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई पावरफुल देश अपने से कम पावरफुल देशों पर कंट्रोल कर लेता है, उसको अपने अधीन कर लेता है, तो इसे बोला जाता है एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म एक आइडियोलॉजी है। मैंने आप बताया था आप लोगों को कि जिस वर्ड के लास्ट में ISMism होता है वो आइडियोलॉजी होता है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य को फैलाना, अपने एरिया को फैलाना। जब हम अपने एरिया को फैलाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिक इसका मतलब हो गया कि हम किसी दूसरे के एरिया को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, दूसरे के एरिया को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इम्पेरियलिज्म एक अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि हम अपना एरिया फैलाने के लिए दूसरे के एरिया पर कब्जा कर ले, वहाँ के लोगों को परेशान करें, वहाँ को टॉर्चर करें। थे जो पावरफुल देश थे, जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, यहाँ पे सबसे पहले नेशनलिज्म आया, और नेशनलिज्म आने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यहाँ पर इम्पेरियलिज्म आ गया। मतलब अब ये देश दूसरे देशों पर कब्जा करने की सोचने लगे, जिसका नतीजा था हम लोगों ने बाल्कन में देखा। ये बाल्कन पर कब्जा करने का सोचने लगे, ठीक है, जिसके चलते कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार इन्हीं लोगों के चलते हुआ। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म अब यूरोप से भी बाहर निकल करके एशिया के देशों में पहुंचता है, और ये पहुंचता है हमारे देश में, यानी कि इंडिया में ये नेशनलिज्म पहुंचता है। तो इंडिया में क्या होता है ये हम लोग अब आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग अब नए चैप्टर में चलेंगे। जो नया चैप्टर है द नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है बच्चों। इस चैप्टर की तैयारी कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जब नेशनलिज्म आता है तो वहाँ पर क्या विस्फोट होता है। अब भारत भी स्वाभाविक है कि वो भी आज़ादी की मांग करेगा, उसको भी नेशनल स्टेट बनना है, उसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, जो बाकी सब चीज़ यूरोप में हुआ, ठीक है। अगला चैप्टर बहुत ही रोमांचक है, मज़ेदार है, और अपना सबसे बड़ी बात कि वो अपने देश का है, ठीक है, वहाँ पर और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। थैंक यू।